दोस्तों, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर वह शख्स जिसने दुनिया को सबसे विनाशकारी ताकत दी, जिसे भगवत गीता पर अटूट विश्वास था, जो विनाश को सृजन का ही एक रूप मानता था। लेकिन जब उसके बनाए एटॉमिक बम ने लाखों जान ली, उसकी तबाही उन्होंने अपनी आंखों से देखी, तो उन्होंने इस पे ये कहा, Now I am become death, the destroyer of worlds. जिस शख्स की मेहनत की वजह से अमेरिका ने वर्ल्ड वार 2 जीता था, उसी को अमेरिका ने पूरी दुनिया में बदनाम आखिर क्यों किया था। आइए जानते हैं डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ओपेनहाइमर ने अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम किए थे, पर हिस्ट्री में इनको फादर ऑफ एटॉमिक बम के नाम पे याद रखा जाएगा। 1904 में जन्मे और सिर्फ 18 साल की एज में केमिस्ट बनने का ख्वाब इनको हार्वर्ड ले गया। एडमिशन मिलते ही ये बीमारी की वजह से पूरा 1 साल क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन फिर भी 4 साल की डिग्री को इन्होंने सिर्फ 3 साल में ही कंप्लीट कर लिया। केमिस्ट बनने के साथ साथ इनका फिजिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था। हार्वर्ड से निकलने के बाद थियोरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च के लिए जर्मनी के गोटिंगम यूनिवर्सिटी में चले गए और सिर्फ 23 साल की एज में ये पीएचडी कंप्लीट कर चुके थे। इनका नेचर था कि वो किसी से उतना मिलते जुलते नहीं थे, बस अपने रिसर्च पर ही उनका पूरा अटेंशन हुआ करता था। वो वापस यूएस आए और दोबारा अपने रिसर्च पर लग गए। यहाँ तक इनका एटॉमिक बम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन फिर यूरोप में हिटलर का राज शुरू हुआ और उसने कुछ जर्मन साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल व्हीकल बनाने का टास्क दिया। अब यहाँ एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। जी हाँ, आइंस्टाइन ने हिटलर का यह खतरा भांप लिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखकर कहा, हमें भी इस तरह का हथियार तैयार करना चाहिए, वरना कल को हिटलर हम पर हावी हो सकता है। आइंस्टाइन के लेटर पढ़कर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने फौरन एक्शन लिया और यूएस मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बम पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। इस प्रोजेक्ट को आज दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। ऐसा माना जाता है कि एटॉमिक बम कभी शायद बन ही नहीं पाता अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिका प्रेसिडेंट को ये लेटर नहीं लिखते। दोस्तों, होना तो यही चाहिए था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए यूएस आर्मी आइंस्टाइन को ही चुनती, क्योंकि उन्हें ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर लिखा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था और यूएस आर्मी को यह शक था कि शायद आइंस्टाइन उसके साथ मिलकर कोई चाल चल रहा है, इसलिए ये प्रोजेक्ट को ओपेनहाइमर को दे दिया गया। ओपेनहाइमर आइंस्टाइन के व्यू से काफी रिलेट करते थे और वो भी चाहते थे कि अमेरिका को एटॉमिक बम बना लेना चाहिए। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया, जिसको लॉस एल्मोस कहा जाता है। यूएस गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट पे बहुत पैसा बहाना शुरू कर दिया। 1945 के दौरान इस प्रोजेक्ट पे टोटल 2 अरब यूएस डॉलर का खर्चा किया गया था। अमेरिका की हिस्ट्री में ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट होने वाला था। लेकिन इस राज को संभालना यूएस मिलिट्री के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। लॉस एल्मस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट में टोटल 1,30,000 वर्कर्स काम करते थे। इन लोगों का बड़ी जांच पड़ताल के बाद चुना गया था, ताकि प्रोजेक्ट की खबर बाहरी दुनिया को पता न चल पाए। इनमें साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, रिसर्चर समेत लोअर स्टाफ भी शामिल था। इन सबको यह डायरेक्शन दी गई थी कि प्रोजेक्ट के हवाले से वो किसी को कुछ न बताए, यहाँ तक कि अपनी फैमिली तक को भी नहीं। यहाँ कोई भी एक दूसरे का असली नाम नहीं जानता था, सबको एक फेक नाम दिया गया था। और प्रोजेक्ट का ये रूल था कि किसी का असली नाम लीक हुआ तो उसको सजा दी जाएगी। हाँ, लेटर्स आते थे, लेकिन फेक एड्रेस पे। वो एड्रेस था पीओ बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको। यहाँ तक कि लेटर्स में सिटी नेम भी मेंशन नहीं किया जाता था। लेटर्स की सेंसरशिप के लिए यहाँ सेंसर डिपार्टमेंट पहले सारे लेटर्स को खोलकर पढ़ता था और उसके बाद वो आदमी के लिए भेजा जाता था। इस तरह यहाँ से भेजे जाने वाले लेटर्स भी पहले पढ़े जाते थे। प्रोजेक्ट साइट के अंदर आने के लिए सख्त सिक्योरिटी रखी गई थी। वर्कर्स एंट्री पास के बगैर ना अंदर आ सकते थे और एग्जिट पास के बगैर ना बाहर जा सकते थे। यहाँ तक कि लॉस एल्मस में जन्म लेने वाले बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट में भी सिटी नाम नहीं, बल्कि सिर्फ पीओ बॉक्स 1663 लिखा जाता था। ये सब सिर्फ इस वजह से किया जाता था ताकि एटॉमिक बम से जुड़ी कोई भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो सके। ओपेनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट से पहले ही न्यूक्लियर फिजन पर रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम्स को स्प्लिट करके हद से ज्यादा एनर्जी पैदा की जा सकती है। कुदरत में पाए जाने वाला सबसे भारी एलिमेंट यूरेनियम होता है। यूरेनियम के एटम में 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनको अगर मिला ले तो यूरेनियम का टोटल एटॉमिक मास 238 होता है। साइंटिस्ट ने कई एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के बाद ये नतीजा निकाला कि यूरेनियम 238 को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए तो इसमें से यूरेनियम 235 निकलता है और ये अनस्टेबल एलिमेंट है। यानी कि एक न्यूट्रॉन को इस नए यूरेनियम 235 के साथ कोलाइड करवाया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है। स्प्लिट होते ही नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो दूसरे यूरेनियम 235 एटम से मिलते हैं और ये रिएक्शन बार बार रिपीट होता है। ये सारा चैन रिएक्शन सिर्फ चंद माइक्रोसेकंड्स के अंदर अंदर पूरा हो जाता है और सारा रिएक्शन का निचोड़ हमें एक जोरदार धमाके और एनर्जी रिलीज की सूरत में देखने को मिलता है। अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब को नॉर्मल टीएमटी बॉम्ब से कंपेयर किया जाए तो ये हाथी को चींटी से मिलाने जैसा होगा। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 kg एटॉमिक बम 3500 kg टीएनटी बॉम्ब्स के बराबर है। यानी लिटिल बॉय बॉम्ब जिसने पूरा नागासाकी की धज्जियां बिखेर दी, इतनी ही दवाई टीएनटी बॉम्ब से करनी पड़ती
तो अमेरिका को हैरतअंगेज तौर पे 1.5 करोड़ केजी TNT बम गिराना पड़ता। ये इतना बड़ा वजन है कि आज के दौर में भी कई जहाज इसको उठा नहीं पाएंगे। एटॉमिक बम में यूरेनियम का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान था कि यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है और ये जाहिर है कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही माइन किया जा सकता है। रिसर्चर्स ने यूरेनियम के टक्कर का एक नया एलिमेंट बनाया जो नेचुरल भी नहीं था और जो यूरेनियम 235 से भी ज्यादा अनस्टेबल था। यह एलिमेंट था प्लूटोनियम 235। अमेरिका को प्रोजेक्ट मैनहट्टन पूरा करने का बहुत ज्यादा जल्दी थी, क्योंकि एक तरफ तो वर्ल्ड वार 2 चल रही थी तो दूसरी तरफ अमेरिका का यह भी खतरा था कि कहीं जर्मनी उनसे पहले ये बम न तैयार कर ले। आखिरकार 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बम तैयार हो चुका था और अब बारी थी इसको टेस्ट करने की। 16 जुलाई 1945 उस दिन ओपेनहाइमर सुबह से अपने बंकर में उस पल का इंतजार कर रहे थे जो दुनिया को बदलने वाला था। उनके चेहरे पर घबराहट और थकावट दोनों भाव नजर आ रहे थे। उन्हें रात में बहुत मुश्किल से नींद आई थी। चिंता के कारण वो रात भर जगते रहते। जैसे एटॉमिक टेस्ट की घड़ी नजदीक आ रही थी, ओपेनहाइमर के चेहरे पर तनाव बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था किसी जुआरी ने आखिरी बाजी में अपने धन दौलत, परिवार, सब कुछ दांव पर लगा दिया हो। शायद उनके मन में चल रहा था कि अगर ये टेस्ट सफल ना हुआ तो अंजाम क्या होगा। लेकिन जब विस्फोट हुआ तो उसकी चमक सूर्य से अधिक हो गई। यह अब तक देखा गया सबसे बड़ा विस्फोट था। इसने एक झटका पैदा किया जो 160 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। अब ओपेनहाइमर के चेहरे से चिंता के बादल छट गए। उन्होंने विस्फोट से उठे धुएं की ओर देखते हुए भगवद गीता की एक लाइन पढ़ी, अब मैं सभी लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ, दुनिया का विनाशक। यह गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक था। भगवान श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए खुद को महाकाल बताते हैं। ओपेनहाइमर ने गीता पढ़ने के लिए संस्कृत भी सीखी थी। परमाणु वाली जगह से आने के बाद जब ओपेनहाइमर गाड़ी से उतरे तो उनकी चाल में ऐसी अकड़ थी कि मानो वो दुनिया जीतकर आ रहा है। शायद उन्होंने दुनिया को जीत भी लिया था अपने विनाशकारी हथियारों की ताकत से। यह भी दिलचस्प संजोग था कि जिस हिटलर के ख्वाब से यह बम बना उसने परीक्षण से करीब 2.5 महीने पहले ही खुदकुशी कर ली और जर्मनी ने भी हथियार डाल दिए थे। लेकिन एशिया में अभी युद्ध जारी था क्योंकि जापान ने अभी तक हार नहीं मानी थी। दोस्तों, बम बनाने के दौरान भी ओपेनहाइमर और उनके साथियों को कई बार ख्याल आया कि वो विनाश का सामान बना रहे हैं। उन्होंने अपने काम से पीछे हटने के बारे में भी सोचा, लेकिन ओपेनहाइमर ने अपनी और अपने सहयोगी की हिचकिचाहट को दूर करने के लिए गीता के तर्क का ही इस्तेमाल किया। उनका मानना था विनाश भी सृजन का एक चरण है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ओपेनहाइमर ने भी श्री कृष्ण की तरह अपने साथियों से कहा कि साइंटिस्ट के रूप उन सबका काम सिर्फ बम बनाना है। इस निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है कि हथियार का उपयोग कैसे और किस पर किया जाएगा। उनके अधिकार में सिर्फ कर्म करना है। कर्म फल तो किसी और के हाथ में है। अगर इन हथियारों से किसी की हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार वे नेता होंगे जो इन्हें चलाने का आदेश देंगे। लेकिन एटॉमिक बम बनाने और उसे जापान के 2 शहरों पर गिराए जाने के बाद ओपेनहाइमर का नजरिया बदल गया। ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डालने वाला ये पहला हथियार था जो अब इंसानों के हाथ लग चुका था। इसका इंसानियत पे क्या असर हो सकता था ये जाने बिना अगले महीने ही अमेरिका ने इसको जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे इस्तेमाल कर डाला। इन दोनों हमलों में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। 6 दिनों के बाद जब जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए और यहीं पे हुआ वर्ल्ड वार 2 का दिन। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि ओपेनहाइमर के कारनामों की वजह से अमेरिका इनसे बहुत खुश हुआ होगा और इनको नोबेल प्राइज देगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। ओपेनहाइमर ने शुरुआत में बहुत अफसोस जताया क्योंकि इनकी इस क्रिएशन की वजह से लाखों इंसानों की जान जा चुकी थी। इस चीज ने उनको अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था और उन्होंने खुद को दुनिया से अलग करना शुरू कर दिया। अगर वो चाहते तो अमेरिका की यह ताकत मिनटों में कहीं और शिफ्ट कर सकते थे। इसी वजह से ओपेनहाइमर यूएस का बेहद नाजुक कड़ी बन चुका था और अब यूएस की एजेंसी ने ओपेनहाइमर के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। 1949 में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन ने एटॉमिक बम के धमाके दुनिया को सुना दिए। टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी थी, लेकिन हुआ कहां से इसका अंदाजा अमेरिका को नहीं था। उनका शक ओपेनहाइमर के ऊपर गया क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड भी कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी। अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी को सोवियत यूनियन के साथ काफी क्लोज कनेक्शन हुआ करता था, लेकिन खुद ओपेनहाइमर को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिका प्रेसिडेंट ओपेनहाइमर और स्टेट सीक्रेट्स के दरमियान अब एक पर्दा डालने का हुक्म दिया। एक इंक्वायरी बिठाई गई जिसमें ओपेनहाइमर पर सोवियत का एजेंट होने का इल्जाम लगाया गया। वो अपने बयान पर डटे रहे कि उनका कम्युनिज्म और सोवियत के साथ कोई लिंक नहीं है। किसी के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी फैसला उनके खिलाफ गया। जो एक वक्त महान साइंटिस्ट का दर्जा रखते थे, उनको मिनटों में जलील करके उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और प्रोजेक्ट के सारे राइट्स छीन लिया गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन समेत साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। अगले कई साल ओपेनहाइमर खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारते रहे और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से दूर रहे। फिर 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ओपेनहाइमर को ऑफर दी फ्री एंड फेयर ट्राइब्यूनल बनाएंगे जिससे उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस दोबारा से वापस मिल सकती है। लेकिन इस बार ओपेनहाइमर ने मना कर दिया। जॉन एफ कैनेडी जानते थे कि वो बेकसूर है,
इसी वजह से उन्होंने ओपेनहाइमर को अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिफिक अवार्ड भी दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओपेनहाइमर को कैंसर डायग्नोसिस हुआ और वो 1966 में चल बसे। उनकी एसेस यूएस के एक बीच में बहा दी गई, जो कि आज ओपेनहाइमर बीच के नाम से जानी जाती है।